So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 3rd of March 2021. तो अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग द हिंदू के अलावा और भी न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने इस वीडियो का नाम द हिंदू एनालिसिस रख रखा है, बट और भी न्यूज़पेपर का कवरेज हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीख कर हम लोग आज का दिन शुरुआत करेंगे। बात करी गई है जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा, इट इज़ फार बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ बैड कंपनी। गलत संगति में रहने से काफ़ी बेहतर है कि आप लोग अलग रहना सीख जाओ। देखो यार, होता क्या है, हम लोग गलत चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और अच्छी चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा हम लोग को टाइम लग जाता है। तो कोशिश करनी है अभी से ही कि अगर कोई बैड कंपनी में है तो उसको छोड़ो सबसे पहले, और एक अपना भले ही आप लोग अकेला रहना सीख जाओ, क्योंकि अगर जिसने भी अकेले रहना सीख लिया, ये याद रखना, वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। ऐसा नहीं है अकेले रह के भाई सोशल मीडिया पे पूरा टाइम गुजार रहे हो, बिल्कुल नहीं। अपना डे को प्रोडक्टिव बनाओ, कुछ ना कुछ टारगेट सेट करो रोज़ की मुझे ये करना है, और सोने से पहले उस टारगेट को पूरा करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज के कुछ एडिटोरियल्स हैं एंड ओपिनियंस हैं, आप लोग देखोगे अलग अलग न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाला है द हिंदू का एडिटोरियल है बैक टू द फ्यूचर, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। सेकंड एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा 53rd PSLV फ्लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। उसके बाद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा आर्टिकल है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बदलाव लाया जा रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चौथा आर्टिकल है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं करूँगा ही क्या, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनका ही डिस्कशन करूँगा बस। नेक्स्ट है लेटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको मैं कोशिश करूँगा अपने ईजी वर्ड्स में आप लोगों को चीज़ों को समझा पाऊँ। फिर ये चार आर्टिकल, ये अलग अलग आर्टिकल देखने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट आर्टिकल्स को देखने की, छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते हैं उनको भी हम लोग क्विक एनालिसिस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थोड़ा सा यार यहाँ पर ब्लर हो चुका है, थोड़ा टेक्निकल इशू पड़ गया मुझे लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ उसको। बात करी गई है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड। 3rd मार्च, 2nd मार्च, 4th मार्च या फिर 1st मार्च। तो इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप करेंगे। जिसको नहीं मालूम होगा वो एक बार अच्छे से सर्च कर ले, सीख ले, देन उसके बाद टाइप करे, कुछ ना कुछ तो सीखेगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आर्टिकल से, और ये पहला आर्टिकल आपके द हिंदू में मिल जाएगा, ये एडिटोरियल है वहाँ का। बात करी गई है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा मैं यूपीएससी को हिट कर सकूँ, मैं सारे ही एग्जाम्स को हिट करने की मेरी कोशिश रहेगी, बट मैं मोस्टली जो फोकस करने वाला हूँ वो मैं यूपीएससी एग्जाम के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। ओके, कोशिश करूँगा मैं आर्टिकल्स को आपको बता सकूँ आप कौन से पेपर से रिलेट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर इस आर्टिकल का हेडिंग है बैक टू द फ्यूचर। अब यार यहाँ पे देखो बात करी गई है इंडियन इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की। अभी हम लोग बात करें पिछले साल 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक रहा है, और पूरे टाइम जो है लॉकडाउन रहा, उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी थी वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। और ऐसा नहीं है कि हमारी पेंडेमिक के टाइम पे इकोनॉमी हिट हुई है, इससे पहले भी हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक निगेटिव में चल रही थी, काफ़ी हद तक बुरा हाल था। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन जो था इंडियन इकोनॉमी का हमारे, वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। जो टेक्निकल रिसेशन में चल रहे थे हम लोग, वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। टेक्निकल रिसेशन मतलब कि लगातार जो है आप देखोगे एक के बाद एक क्वार्टर आ रहे थे, Q1, Q2, इन सब में हम लोग क्या कर रहे थे, नेगेटिवली ग्रो कर रहे थे, ठीक है। यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली ग्रो कर रही थी, बहुत डाउन चल रही थी। नाउ अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, कितना 0.4% से ग्रोथ देखने को मिली है इन द Q3। अब देखो यार, बच्चों को क्वार्टर में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, ठीक है। ये क्वार्टर होते क्या हैं, अब वो वाला क्वार्टर से रिलेट मत कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या क्वार्टर्स होते हैं। साल के अंदर एक साल पहले अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर, अगर हम देखें तो एक साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, पहले अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये साल होता है इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, एक साल के अंदर बेसिकली 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 करके। यानी कि आप लोग देख पाओगे, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया,
जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, दूसरा क्वार्टर हो गया। अब यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। अब अगर हम बात करें पिछले साल कोविड-19 चल रहा था तो क्वार्टर 1 ये हो गया, क्वार्टर 2 ये हो गया। तो क्वार्टर 1 में हमारी इकॉनमी पूरी तरह से हिट कर चुकी थी, क्योंकि आप देखोगे अप्रैल का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन ऑलमोस्ट लग चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, फिर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। ऑलरेडी आप देख पाओगे जो पहले 2 क्वार्टर थे वहाँ पर हमारी इकॉनमी नेगेटिवली ग्रो चल रही थी, नेगेटिव चल रही थी। अब यहाँ पर जो क्वार्टर 3 है उसके अंदर थोड़ी सी हमने पॉजिटिविटी देखी है 0.4% से, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पर बताया गया है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप लोग जाकर देखोगे न्यूज़पेपर में भी तो यही चीज़ आपको, यही 6-7 लाइनें इंपॉर्टेंट दिखेंगी, और बाकी वहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। तो बेसिकली अगर आप लोग सीख गए हो तो काफ़ी अच्छी बात है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, कैसे काउंट करते हैं क्वार्टर वो भी आप लोगों ने देख लिया, और इंडियन इकॉनमी हमारी थोड़ी सी ग्रो हुई है, बेसिकली यहाँ पर बताया गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा, 53rd PSLV फ्लाइट जो है इसको लॉन्च करा गया है। तो ये आर्टिकल अगर आप लोग अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छी तरीके से सिलेबस नहीं देखा है तो जीएस पेपर 3 में 2 टॉपिक आते हैं, मतलब टॉपिक तो बहुत सारे हैं, उसमें से मेन ये 2 टॉपिक हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आर्टिकल आप इस दोनों टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, और ये इस आर्टिकल का जो सोर्स है वो है द हिंदू। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे वाई इन फोकस, न्यूज़ के अंदर क्यों है ये आर्टिकल। तो जो इसरो है, इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने सक्सेसफुली लॉन्च कराए हैं 19 सैटेलाइट्स को। 19 सैटेलाइट को लॉन्च कराया गया है इसरो के द्वारा सक्सेसफुली। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, जो इसरो है इसके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे आप कह सकते हो बाहर से विदेशी कंट्रियों की जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो यहाँ पे जो इसरो है, इसरो ने सक्सेसफुली 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसके अंदर एक थी ब्राज़ील की सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्राज़ील की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया 1। उसके बाद 5 इंडियन सैटेलाइट्स हैं और 13 यूएसए की सैटेलाइट हैं। आप देख पाओगे यूएसए ने भी हमारे इंडिया से अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया है। क्यों? क्योंकि इसरो के पास कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कहाँ से करी गई हैं? वो है सतीश धवन सेंटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्री हरिकोटा पे है। अब यहाँ पर ये भारत का स्पेस पोर्ट कहलाता है, यानी ज़्यादातर जो आप कह सकते हो स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट्स जितनी भी लॉन्च करी जाती हैं वो सब इसी पोर्ट से लॉन्च करी जाती हैं। अब हम इस पिक्चर के थ्रू चीज़ों को क्लियर करेंगे। द हिंदू में ये पिक्चर आया था। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप देख पाओगे जो ये रॉकेट है, ठीक है, ये PSLV है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें लॉन्च करी गई हैं। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV C51 है ये, इसके थ्रू 19 सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया है, और 19 सैटेलाइट में 13 सैटेलाइट यूएसए की हैं, 5 सैटेलाइट इंडिया की हैं, और एक सैटेलाइट है अमेजोन की, सॉरी ब्राज़ील की, ठीक है, ब्राज़ील की सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया 1, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये श्रीहरिकोटा से निकलने वाला 78वां मिशन था, ये संडे में हुआ ये सारा काम, 78वां मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब अगर हम बात करें ब्राज़ील ने अपनी इस सैटेलाइट को लॉन्च क्यों करवाया है, ये ब्राज़ील की जो सैटेलाइट है अमेजोनिया 1, इससे क्या फ़ायदा होगा? ब्राज़ील ने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करवाया ताकि जो अमेजन फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर फोकस दिया जा सके, उनके ऊपर निगरानी रख सकें, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आती हैं दिन ब दिन। एक बार आग लग गई थी, आप लोगों को मालूम होगा। और अमेजन फॉरेस्ट याद रखना हमारे कंट्री के लिए, और कंट्री के लिए नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हम लोग जो अमेजन फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक वर्ल्ड मैप है, ये हो गया हमारी प्यारी कंट्री हमारे भारत, और उसके बाद आप लोग इधर आओगे तो यहाँ पे अफ्रीकन नेशन देखने को मिलेगा, इधर आओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो ये पर्टिकुलरली रेड कलर से आप लोग एरिया देख पा रहे हो, ये वाला है अमेजन फॉरेस्ट। यहाँ पर आप लोगों को अमेजोन के जंगल मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने थोड़ा सा और क्लियर, ये पूरा का पूरा ब्राज़ील का मैप आप लोगों को दिख जाएगा, और ये जो रेड येलो कलर की लाइन दिख रही है इसके अंदर आप देख पाओगे ये है अमेजन फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट आप कह सकते हो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो अगर इसको नुकसान पहुंचेगा तो फिर कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च करा गया है कि हम लोग पूरी तरह से जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना ही ब्राज़ील के लिए, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके,
नाउ आगे बात करते हैं अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो अब यहाँ पर ब्राज़ील की सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है। अब कहीं ना कहीं ब्राज़ील की सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है तो आपस में रिलेशनशिप भी तो मेंटेन होगी। तो उसका सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि जो है इन दोनों की रिलेशनशिप के अंदर बूस्टअप देखने को मिला है। ये जो नई सैटेलाइट लॉन्च करी गई है अमेजोनिया 1, इससे आप कह सकते हो मल्टीपल बिजनेस ट्रेड के दरवाजे खुल चुके हैं, हमारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे और भी ज़्यादा दरवाजे खुल चुके हैं। ठीक है, यानी कि आपस में हम लोग व्यापार वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद एक चीज़ और याद रखना कि इंडिया ने अपने जो सपोर्टर्स हैं, साइंटिस्ट वगैरह, पहले ब्राज़ील को सैटेलाइट वगैरह बनानी इतनी आती नहीं थी, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना मालूम नहीं था। फिर उसके बाद क्या करा, भारत ने अपने साइंटिस्ट को भेजा ब्राज़ील में, उन लोगों को, जो हमारे साइंटिस्ट है ब्राज़ील वालों को सिखाया किस तरीके से सैटेलाइट्स को डेवलप करा जाता है। फिर उसके बाद ब्राज़ील ने ये अपनी सैटेलाइट को बनाया था। और याद रखना जो ये अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है, ये ब्राज़ील ने 100% खुद बनाई है, पूरी की पूरी खुद बनाई है, लेकिन लॉन्च इंडिया से करवाई है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल, कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है रिवाइजिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो हमारे पास एक एनएफएसए एक्ट है, मैं क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये जो एक्ट 2013 का है, इसको हम लोग वापस से रिवाइज कर रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग अलग पेपर से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर पता है कौन कौन से सिलेबस आता है, जैसे कि पीडीएस आ गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या होता है, ठीक है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये सारे टॉपिक्स से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, यहाँ पर मैंने कट करके लगा दिया है, रिवाइजिंग फूड सिक्योरिटी एक्ट, वाई, ऐसा क्यों करा गया है और कब यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, और इसके पीछे का रीजंस भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वाई इन फोकस, न्यूज़ के अंदर ये आर्टिकल क्यों है, क्योंकि नीति आयोग, अब नीति आयोग का नाम ही आया है तो फिर आप लोगों को क्या करना है, नीचे नीति आयोग की फुल फॉर्म बतानी है सभी लोगों को। ठीक है, और नीति आयोग ने आप कह सकते हो एक डिस्कशन पेपर दिया और रिकमेंड किया कि भाई जो रूरल और अर्बन कवरेज आता है एनएफएसए एक्ट के अंदर, उसको कम कराया जाएगा। पहले हम लोग देखो, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं एनएफएसए एक्ट क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले बेस क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग जो है अच्छी बनेगी ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं ये एनएफएसए क्या है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये एक्ट लाया गया था। इसको लाया गया 10 सितंबर 2013 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कह सकते हो उसका मेन काम है लोगों को एक फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। यानी जैसा आप कहते हो ना, जैसा आप कह सकते हो राशन वगैरह मिलता है ना, दुकानों पे राशन मिलता है बहुत ही कम दामों में जो सरकार प्रोवाइड करवाती है, उसी को ही बोलेंगे, उसी की यहाँ पर वही चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा खाना प्रोवाइड कराना जो कि पुअर लोग, जो गरीब लोग हैं, उसको अफोर्ड कर सकें, उनको एक क्वालिटी फूड मिल सके एक अफोर्डेबल प्राइस पर। ठीक है, एक क्वालिटी फूड मिल सके और साथ ही साथ क्वालिटी के साथ साथ उन्हें थोड़ी सी क्वांटिटी में भी ज़्यादा मिल सके, कम पैसे में अच्छा माल मिल सके, हम लोग ये कह सकते हैं। अब इसका कवरेज कितना होता है, अभी तक क्या होता था कि इसमें जो रूरल पॉपुलेशन यानी जो गांव वाले लोग हैं वो 75% तक इसको कवर करते थे, यानी 75% तक गांव वाले लोगों को, रूरल पॉपुलेशन को दिया जाता था ये। ठीक है, ये फूड वगैरह दिया जाता था इस एक्ट के अंदर में। साथ ही साथ जो शहर में रहने वाले हैं उनमें भी यहाँ पे 50% तक उन लोगों को कवर किया जाता था, लेकिन अब इसको ही कम करा जा रहा है। अब देखो, अब आप रिलेट कर पाओगे, न्यूज़ क्या है कि इसको कम करा जा रहा है, यानी कि जो हमारा जो रूरल एरियाज था उसमें 75% था, उसको कम करके 60% कर रहे हैं, यानी अब कम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी है, जो शहर में हम लोग अभी दे रहे थे 50% को, वो अब 40% कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी अब कम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, यानी कम लोग अब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर इसके क्या, सरकार को क्या फ़ायदा होगा, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, और भी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन जाकर ये राशन ले सकता है। सबसे पहले प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले, सभी घर वाले, जैसे हम बात करें मिडिल्स मैन हो गए, जितने भी हमारे मिडिल मैन हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये हम लोग पीडीएस के अंडर में आ जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि जो सरकार होती है वो क्या करती है, फार्मर से, किसान भाइयों से लेती है अनाज। ठीक है, किस पर, एमएसपी पे। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यानी कि एक छोटा सा एक सपोर्टिव प्राइस जो कि फार्मर्स को दिया जाता है। तो एमएसपी पर लेकर सरकार फिर उसके बाद राज्यों को देती है ये, और फिर राज्यों के पास जब आता है तो राज्य जो है हम लोगों के पास तक ये राशन को पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम दामों में,
₹3 किलो, ₹2 किलो, ₹1 किलो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हम लोग को ये दाम इन दामों पर मिल जाता है। तो पहली बात तो जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले हैं, आप हैं, हम लोग जो मिडिल हाउस वाले हैं, ठीक है, मिडिल मैंस हैं, ये सब इसके अंदर में आ जाते हैं। उसके बाद एक हाउस होल्ड आते हैं जो कि कवर करे जाते हैं अंत्योदय अन्न योजना के अंदर। तो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो भी घर आते हैं वो भी उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। अगर हम इस स्कीम के प्रोविजंस के बारे में बात करें तो क्या क्या मिल जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड के बारे में। जो मिडिल मैन है, बाकी सभी लोग हैं जैसे एज यूजुअल, तो उन लोगों को 5 किलो तक फूड ग्रेन, 5 किलो तक अनाज मिल जाता है। ₹3 किलो क्या मिलता है, राइस मिलता है, चावल मिल जाते हैं। ₹2 किलो गेहूं मिल जाता है, ₹1 किलो और भी ज़्यादा अनाज मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, जो भी परिवार अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उनको 35 किलो तक जो है अनाज मिल जाता है हर महीने, बिल्कुल सेम प्राइस पे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या चीज़ होती है कि जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, डिलीवरिंग हो चुकी है, उसके बाद किसी भी मदर का बच्चा है उसका 6 महीने का, तो उसको फ़ायदा दिया जाता है। ₹6000 तक का बेनिफिट देने की बात करता है ये एनएफएसए के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं अभी एनएफएसए पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर इतने रुपए तक का फ़ायदा दिया जाता है इन पर्टिकुलर वीमेंस को। उसके बाद जो 14 साल के अंडर में जो बच्चे आते हैं, ठीक है, 14 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको खाना देने की बात करता है ये एक्ट। साथ ही साथ एक फूड सिक्योरिटी देने की बात करता है। मान लो कि कोई सप्लाई नहीं हो रही है, कोई अकाल पड़ गया है कंट्री के अंदर, तो फिर यहाँ पे इस एक्ट के अंदर लोगों को खाना तो मिल जाएगा इतने कम दाम में राशन में। जैसे आप देख पाओगे, पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस आया, लेकिन राशन सब लोगों को मिल रहा था कम दामों पर, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख पाओगे बहुत सारे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होते हैं इसके अंदर। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी परेशानियां हैं इन चीज़ों को लेकर, तो आप यहां पर जाकर ऊपर आवाज़ उठा सकते हो अपनी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं, यानी कि पहले कितने लोगों को फ़ायदा हुआ करता था, अप्रॉक्सीमेटली 2.37 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं जो अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में आते हैं उनको फ़ायदा हुआ करता था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 70.35 करोड़ पर्सन जो कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर आते हैं, इनको फ़ायदा हुआ करता था। लेकिन अब ये कम हुआ करेगा, कम लोगों को फ़ायदा हुआ करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के अंदर जो कवरेज है उसको हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हमने अभी पढ़ा था जो कि न्यूज़ में है। तो जो कवरेज है ये कम करा जा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? कवरेज को कम करने से, मान लो कि हम लोग अब पहले पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे थे, मतलब ज़्यादा लोगों को राशन देना है तो हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। अब कम लोगों को राशन देना है तो कम पैसा खर्च करेंगे, तो जो बाकी पैसा है वो तो बचा ना। तो यहाँ पे बात करी जा रही है जो लगभग कितना रुपए बचता है यहाँ पर, 47,229 करोड़ रुपए यहाँ पर बचेगा। और सरकार ये पैसा जो बचा हुआ होगा उसको अलग अलग एरियाज में लगाएगी, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और भी इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए, वहाँ पर ये गवर्नमेंट इन पैसों को लगाएगी। यहाँ पर ये बात करी जा रही है। ओके, अब यहाँ पे कुछ बात करें, कुछ चैलेंजेस आ गए हैं, कुछ परेशानियां हैं, वो क्या है आप देख पाओगे। कोविड-19 आया, पेंडेमिक की वजह से तो सारी परेशानियां ही परेशानियां थी। तो लेकिन जो पुअर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर एक आप कह सकते हो डबल सा बर्डन पड़ गया, दुगुना बर्डन पड़ गया। कैसे? एक तो बेरोजगारी तो हो गई, उसके बाद फूड्स इनसिक्योरिटी के इशू भी आ गए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कम लोगों को कवर करेंगे इसके अंदर, तो कम लोगों को खाना मिला करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और रिकमेंडेड करी गई है, जो हाई लेवल कमेटी है जो शांता कुमार के अंडर में आती है, इनके द्वारा रिकमेंड करा गया है कि अगर हम लोग कम लोगों को ये प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाए। जो गरीब लोग हैं बहुत ही ज़्यादा, उन लोगों को सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड करवाएं, फिर उसके बाद बाकी लोगों को सोचें, ठीक है। तो ये था। उसके बाद आता है सेंट्रल इशू प्राइस। अब देखो सरकार जो है कौन से रेट पर ये सारे जो अनाज है ये बेचती है, तो आप लोग को यहाँ पे देख पाओगे एक सब्सिडाइज प्राइस होता है। मैंने जैसा आपको बताया, सरकार क्या करती है, जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमारे किसान भाइयों से लेती है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ठीक है। तो एमएसपी पर लेने के बाद वो क्या करती है, बेच देती है राज्यों को बेच देती है एट द सीआईपी, सेंट्रल इशू प्राइस पर। अब ये जो कौन से रेट पर बेचती है ये सरकार खुद फिक्स करती है, लेकिन जो खरीदती है, जिस रेट पे खरीदती है उससे कम ही रेट पर यहां पर ये सरकार बेचती है राज्यों को। तो याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करी गई है लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, तो डिस्कस करेंगे इसको। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल की कटिंग है ये। लेटरल एंट्री इनटू ब्यूरोक्रेसी, रीज़न क्या है, प्रोसेस क्या है, और क्या आज के टाइम पर इस पर विवाद चल रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई कॉन्टेक्स्ट देखो,
उससे पहले मैं आपको बता दूं लेटरल एंट्री क्या होती है। लेटरल एंट्री बेसिकली क्या होती है, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है कुछ पोस्ट निकाल देती है, सरकारी पद निकाल देती है, किसके लिए? प्राइवेट मेंबर्स के लिए। प्राइवेट मेंबर्स के लिए सरकारी पद निकाल दिए जाएंगे और इन प्राइवेट मेंबर्स को एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और यहां पर वो क्लियर करके इस पोस्ट पर आ जाएंगे। और ये कौन निकालता है? ये निकालता है यूपीएससी। अब आप सोचोगे अरे बाप रे यार, ये तो यूपीएससी पोस्ट निकालता है, मतलब कि बिना पढ़े बिना एग्जाम दिए आईएएस आईपीएस बन रहे हो? तो ऐसा नहीं है भाई, ये पोस्टें नहीं दी जाती, बहुत ही लो लेवल की पोस्ट निकाली जाती हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सरकार क्या रीजन देती है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो जो यूपीएससी है इसने फाइनली अपना एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है, अपने एप्लीकेशन निकाल दिया है। कोई भी अगर चाहता है तो जाकर उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकता है अगर इस एरिया में जाना है तो। देखो, आप सोच रहे हो कि भाई लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगी ज़िंदगी, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मत सोचना। ये सिर्फ 3 से 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वापस से आपको प्राइवेट में आना पड़ता है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, जो यूपीएससी है उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि भाई हाँ, आप एप्लीकेशन आ चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर दो। अब यहाँ पर सरकार क्यों करती है? क्योंकि सरकार को कोई कुछ और टैलेंटेड और मोटिवेटेड पर्सन चाहिए। ठीक है, अगर किसी में दम है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है नेशन को, ठीक है, हमारे कंट्री के प्रति कुछ और दे सकता है, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो फिर आ जाओ भाई। ठीक है, आ जाओ, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरो, दिखाओ अपना टैलेंट। जो भी टैलेंटेड बंदा है वो यहाँ पर कर सकता है अपना अप्लाई। और इस बार जो पोस्ट निकाली गई हैं वो 3 पोस्ट हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए और 27 पोस्ट हैं डायरेक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 30 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, ऐसा सरकार पहले से करती हुई आ रही है, पहले भी पोस्ट निकाली गई थी। ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है ये। उसके बाद अगर हम बात करें, जो भी लोग ये लेटरल एंट्री करेंगे उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा 3 से 5 साल का। भाई जिंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, 3 से 5 साल तक काम करोगे, वापस से फेंक दिया जाएगा प्राइवेट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये पोस्ट है ये सारी की सारी अनरिजर्व्ड है, यानी इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। चाहे एससी से हो, एसटीज हो, ओबीसीज हो, सभी लोग इक्वली यहाँ पर ट्रीट करे जाएंगे। ओके, तो ये एक कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट इज लेटरल एंट्री इनटू गवर्नमेंट, अब ये लेटरल एंट्री क्या है सर इस मामले में, तो मैंने आपको लेटरल एंट्री भी पहले बता दिया है। नीति आयोग ये सिस्टम लेकर आ चुका था 2017 के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो भी पहली बात तो सरकार पोस्ट निकालती है कौन से लेवल पर, मिडिल या फिर सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी अगर टैलेंटेड बंदा है, कुछ अलग कर सकता है वो, ठीक है, इन लोगों से हटकर कुछ अलग कर सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर है तो उसका यहाँ पर इंटरव्यू लेकर उसको सेलेक्ट करा जाता है। नाउ अगर हम बात करें व्हाट इज गवर्नमेंट्स रीजनिंग फॉर लेटरल एंट्री, इसके पीछे का रीजन क्या है सरकार का, तो सरकार यहां पर यह सोचती है कि हम लोगों को टाइम टू टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राइवेट मेंबर्स को भी देनी चाहिए, जो बंदा बिल्कुल अलग हो, कुछ अलग सोच हो उसकी, अलग काम कर सकता है, हमारे कंट्री के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको हम लोग आगे लेकर आएँ। ठीक है, तो कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स होते हैं तो उनको हम लेकर आए, कुछ नॉलेजेबल पर्सन है, एक्सपर्ट है अपने डोमेन एरिया में, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए, सरकार की ये सोच है। ठीक है, बेसिकली एम यहाँ पर यह होता है कि फ्रेश टैलेंट आएगा, क्योंकि अभी आप देख पाओगे प्राइवेट मेंबर्स में क्या होता है, अगर हम लोग अचानक से प्राइवेट मेंबर का एप्लीकेशन फॉर्म उसका रिक्रूटमेंट करेंगे तो एक फ्रेश टैलेंट आएगा। ठीक है, बंदा फ्रेश होगा, उसका फ्रेश माइंड होगा, साथ ही साथ जो मैन पावर है उसको भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे लेटरल एंट्री के सिविल सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि भाई जो चीज़ें पहले से चल रही थी सरकारी मामला आपको मालूम ही है, लेकिन अगर 2-4 प्राइवेट मेंबर्स हटके सोचने वाले, ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग आ जाएंगे तो फिर परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई एक्सपर्ट आ गए अपने एरिया के अंदर तो दूसरा देख के भी सोचेगा हाँ भाई इसकी तरह बनना है, क्या बंदा है यार, फ्रेश टैलेंट, क्योंकि हम लोग हायर ही फ्रेश टैलेंट को कर रहे हैं, हम हायर ही उस बंदे को कर रहे हैं जिसकी सोच अलग हो। ठीक है, उसको देखते हुए कंपटीशन भी ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो लेटरल एंट्री है इसकी वजह से एक फ्रेश एनर्जी आएगी लोगों में, थिंकिंग जो है सबकी बदलेगी, साथ ही साथ जो गवर्नेंस है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो वो बंदा है वो राइट माइंडेड पर्सन है, यानी कि एक अच्छा सोच विचार करने वाला बंदा है। उसके बाद अब यहाँ पे परेशानियाँ क्या क्या हैं, अब इशू क्या क्या आ रहे हैं, क्योंकि लेटरल एंट्री को कहीं कहीं पर क्रिटिसाइज करा जा रहा है। तो अभी पहले इसको बात आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो अगर आप लोगों को यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये देखो आर्टिकल हमने कितने अच्छे से कवर किए हैं, आप अच्छे से अपना मेंस आंसर राइटिंग लिख सकते हो, चाहे कंसर्न्स हो गए, इंप्रूवमेंट्स हो गए, क्या न्यूज़ है क्या है, सब कुछ यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो बात करी गई है जो भी ग्रुप्स हैं,
ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं एससीज को, एसटीज को, ओबीसीज को। तो ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं है, इसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए था, है ना। यानी एससीज के लिए इतनी पोस्ट आती, एसटीज के लिए इतनी पोस्ट आती, ओबीसीज के लिए इतनी पोस्ट आती। तो यहाँ पर इसको लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन दूसरा कंसर्न यहाँ पे बोलता है कि लोगों को टेंशन हो रही है कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में रिजर्वेशन पॉलिसी ही खत्म हो जाए। ठीक है, दूसरा कंसर्न ये है, दूसरा आप कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है। एक तो पहली प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि रिजर्वेशन की मांग है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग सोच रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख पाओगे यहां पर बात करी गई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ चलो भाई सोच है अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो लोग क्या करते हैं, बस ज्वाइन करते हैं यार सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए। जो भी सरकार अपने पर्क्स दे रही है, जो भी यहाँ पर उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, फायदा मिल रहा है, उसको लेने की बस खाली सोचते हैं कि भाई सरकारी नौकरी होगी, मजे आएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात क्या है इसके अंदर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई चलो भाई टैलेंटेड हैं, लेकिन वो लोग मतलब इतना है कि उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम लोग गवर्नमेंट में लग जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, हमारा सीवी के अंदर बढ़ जाए, सीवी हमारा बढ़ जाएगा। सीवी जिसको आप लोग रिज्यूमे बोलते हो ना, आप कहीं पे जॉब के लिए रिज्यूमे लगाते हो ना, तो वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग करिकुलम वाइटा बोलते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई, लेकिन थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन, अब आपको बताना है क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं। ठीक है, अब आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, एक्सप्रेस, आपको अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है, ये चीज़ें वाकई में सही हैं या नहीं। ओके, अब आते हैं क्विक एनालिसिस की तरफ, देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को फटाफट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमारा द हिंदू से लिया हुआ है। इंडिया और जापान जो है वो नए श्रीलंकन पोर्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर श्रीलंका में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लगाने वाले थे, कौन सा, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल पोर्ट पर काम करने वाले थे, लेकिन श्रीलंका ने मना कर दिया था। लेकिन अब उसके 1-1.5 महीने बाद अगेन क्या हुआ है, इंडिया और जापान मिलकर श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। और कहाँ पर वो डेवलप करने वाले हैं, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल WCT पोर्ट को डेवलप करने वाले हैं श्रीलंका के अंदर, कोलंबो में जो कि है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडिया, जापान और श्रीलंका तीनों मिलकर काम करने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोग देख पाओगे, सेंटर यानी जो हमारी केंद्र सरकार है उसने कलेक्ट कर लिए हैं 77,815 करोड़ रुपए एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन से। स्पेक्ट्रम और एक ऑक्शन क्या होता है, जहां पे नीलामी होती है, बोली लगाई जाती है, तो उस तरीके का। और स्पेक्ट्रम जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, तो बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्रीज यानी कि जो जियो हो गया, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, तो इन सब का यहाँ पे, इन सब के लिए क्या होता है, बोली लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे सेंटर जो है, यहाँ बोली लगाई गई, और बोली लगाने के बाद अगर हम देखें तो रिलायंस जियो टॉप बिडर रहा। जियो ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है, कितने रुपए की आप देख पाओगे, 57,122 करोड़ रुपए की बोली लगाई है जियो ने। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें 18,698 करोड़ रुपए की यहाँ पे बोली लगाई गई। उसके बाद वोडाफोन की अगर हम बात करें, वोडाफोन आइडिया 1,993 करोड़ रुपए। तो आप कह सकते हो ये सारा पैसा कहाँ गया, सेंटर के पास गया। तो सेंटर ने कलेक्ट कर लिया है लगभग 77,815 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर देखोगे, जो यूपीएससी वाले हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उन लोगों को, सभी लोगों को मालूम होगा LSTV क्या है, RSTV क्या है। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी। आपसे बोला जाता है ना भाई राज्यसभा टीवी देखे करो, इसकी डिबेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका ओपिनियन बिल्डअप होगा। तो भाई टीवी खत्म हो गया, ये लो, LSTV और RSTV दोनों मर्ज हो गए, आपस में मिल चुके हैं, दोनों मिलकर बन चुके हैं एक सनसेट टीवी। तो सनसेट टीवी बन गया है अब ये LSTV और RSTV। अब कोई पूछे भाई RSTV, कह देना भाग, RSTV क्या है भाई, अब सनसेट टीवी है ये। ठीक है, तो सनसेट टीवी यहाँ पर आ चुका है। अब याद रखना, अब यहाँ पे इसके CEO कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CEO बन चुके हैं, एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, रवि कपूर। ठीक है, तो ये CEO हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है, मे बी नहीं भाई, इसके बाद एक और आर्टिकल है, सेकेंड लास्ट आर्टिकल है। तो यहाँ पर बात करी गई, ये भी हमारा द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया हुआ है। बात करी गई है जो एक्सपोर्ट है हमारा वो थोड़ा सा गिर चुका है, और जो इंपोर्ट है वो बढ़ चुका है। देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट हमारा अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। एक्सपोर्ट क्या होता है, मतलब हम अपनी कंट्री से जो है सामान को बाहर बेचें, ठीक है, बाहर दूसरे कंट्री को बेचें। इंपोर्ट क्या होता है, अब बाहर दूसरी कंट्री से हम अपनी कंट्री के अंदर सामान खरीदें, तो बाहर बेचने में ज़्यादा फायदा है यार, ज़्यादा बेचेंगे ज़्यादा पैसा आएगा अपने पास। लेकिन तो यहाँ पे बात करें तो एक्सपोर्ट ही गिर रहा है, मतलब कंट्री को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। एक्सपोर्ट जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, इंपोर्ट जो है बढ़ रहा है, मतलब बाहर से हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और अपना प्रोडक्ट कम बेच रहे हैं बाहर। ठीक है, इसको हम लोग बात करें इकोनॉमिक टर्म्स में तो इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाना, एक्सपोर्ट कम होना और इंपोर्ट बढ़ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। ओके,
आ जाओ लास्ट आर्टिकल की तरफ। ये है पीआईबी से रिलेटेड, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से रिलेटेड आर्टिकल है। जो पीआईबी है ये हमारी एक बॉडी है जिसको हम लोग पत्र सूचना कार्यालय भी बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या हुआ है यहाँ पर बेसिकली। तो एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है जयदीप भटनागर। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, किसके, पीआईबी के। तो जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, किसको, जयदीप भटनागर को। नाम याद रखना है। अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करी गई पीआईबी के बारे में कि पीआईबी क्या है। एक वन ऑफ द मीडिया यूनिट है जो कि सरकार के अंदर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये लोग काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये बेस्ड है नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली पे। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोग देख पाओगे। और इसको एस्टेब्लिश करा गया था पीआईबी को 1999 में अंडर दी होम मिनिस्ट्री, अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चल रहा था तभी इस बॉडी को बनाया भी गया था। और साल 2019 में पीआईबी ने एक चीज़ सेटअप कर ली कि ये लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ को चेकअप करेंगे। और आप लोगों को मालूम भी होना चाहिए, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसकी अपनी वेबसाइट है जहां पर सरकारी न्यूज़ आप लोगों को मिल जाएगी, गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती है और सारा का सारा ऑथेंटिक डेटा होता है। यानी कि आपको वहां पे बिल्कुल सच्ची सच्ची सारी चीज़ें मिलेगी, कोई फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स वालों को मालूम होगा पीआईबी भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है उनके करंट अफेयर के लिए। तो पीआईबी के रिलेटेड न्यूज़ भी हम लोग इस आर्टिकल के अंदर कवर करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे होता है आज का हमारा एनालिसिस, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और अपना आप व्यूज़ लिखना कि आपको कैसा लगा आज का एनालिसिस। पहला एनालिसिस था तो आप लोगों को मालूम, आप लोगों का जो आप कह सकते हो फीडबैक है वो ज़रूर होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।